अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक चैनल स्टार्स विद एज के इन अनदर एपिसोड। और आज का जो एपिसोड है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से है और हमारा जो इसका टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिथ्स एंड फैक्ट्स। वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक, केयर गिवर्स तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है एक बार फिर फारिया हसन ने, जो कि एक्सपीरियंस्ड स्पेशल एजुकेटर हैं और सीईओ हैं द माइंड मेंटोर की। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है सीरत अली ने, जो कि सीजनड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। सो इनसे मिलते हैं और डिटेल में इस टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फारिया एंड सीरत कि आपने इस सेशन और इस टॉपिक के लिए वक्त निकाला। एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। Thank you so much, and it's very great session because अभी हाल में ही हमारा वर्ल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी डे गुजरा है। तो अच्छा है कि हमारे एंड से कोई ना कोई अवेयरनेस और कोई कंट्रीब्यूशन आ सके सोसाइटी में फॉर द अवेयरनेस पर्पस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। हम्म। तो हम इसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो यही बताइए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या और ये कैसे एक बच्चे की या इंडिविजुअल की डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसके बारे में अगर थोड़ी रोशनी डालें तो फिर आगे लेके चलते हैं। बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो हर फर्द को हेल्प करती है। इसमें हमारे पास बड़े भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आ जाते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो मेन हमारा गोल है, पर्पस है, वो ये है कि क्लाइंट को मैक्सिमम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंसी की तरफ हम लेके जाएं। उसमें जो क्लाइंट्स की डेली लिविंग एक्टिविटीज है, डेली लाइफ स्किल्स है, उसमें क्लाइंट को जो है वो बेहतर जिंदगी की तरफ, रोजमर्रा के काम को अच्छे तरीके से वो सर अंजाम दे सके, उसकी तरफ लेके जाने का हमारा मकसद होता है। हम्म। हम्म। और ओके। अगर बच्चों की बात की जाए, बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम फाइन मोटर्स पे, ग्रोथ पे, सेंसरी इंटीग्रेशन पे, कम्युनिकेशन पे, फोकस अटेंशन पे, कोऑर्डिनेशन पे, इन सब चीजों पे काम कर रहे होते हैं। हम्म। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ और बताइए। सबसे पहली कंफ्यूजन जो अक्सर हमें आती है या पेरेंट्स को भी आती है कि यार ये फिजिकल थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ओटी और पीटी क्या ये सेम है? अगर सेम नहीं है तो इनमें बेसिक फर्क है क्या? इसमें जो फर्क है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बताने का मकसद बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को इस चीज का नहीं पता। वो यही समझ रहे होते हैं कि जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है सेम वैसे ही फिजिकल थेरेपी है, तो अगर हम ओटी करवा रहे हैं तो हम पीटी क्यों करवाएं, या अगर हम पीटी करवा रहे हैं तो हम ओटी क्यों करवाएं। इसका जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं वो फोकस अटेंशन पे काम कर रहे होते हैं, सिटिंग टॉलरेंस पे काम कर रहे होते हैं, डेली लाइफ स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। और अगर बात की जाए फिजिकल थेरेपी की तो वो बॉडी मोबिलिटी पे, मसल स्ट्रेंथ पे, मूवमेंट पे, इन चीजों पे काम कर रहे होते हैं। और जो हमारा मेन डिफरेंस इसमें है वो है सेंसरी इंटीग्रेशन। क्योंकि जो हमारे पास बच्चे आते हैं पीडियाट्रिक्स की अगर बात की जाए, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ, ऑटिज्म है, एडीएचडी है, एसपीडी है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो इन पे हम अपनी सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए इन बच्चों को डील करते हैं। हम्म। अच्छा, एक और इसके साथ अक्सर हमें ये देखने में आता है मिस फारिया के, हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे कराची में थोड़े रिलेटिवली रेडिली अवेलेबल होते हैं ओटी। बाकी शहरों में काफ़ी मसले मसाइल आ रहे होते हैं कि ओटी नहीं मिल रहे होते अच्छे। तो जो है वो फिजिकल थेरेपिस्ट को ही ओटी का रोल दे दिया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये रोल ठीक है या इसमें कुछ और आपका ख्याल है? इसमें ये है कि देखिए, अगर आप एक फिजिकल थेरेपिस्ट को एज अ ओटी हायर कर रहे हैं तो ये गलत है। मगर हम्म। हमारे पास भी, हमारी ओटी की टीम में वी हैव डॉक्टर आसफा एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट उनका डोमेन अलग है। जहाँ बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना है, फिजिकल एक्टिविटीज है, फाइन है, ग्रॉस है, बैलेंसिंग है, वो उनका रोल है। लेकिन जहाँ कोई ऐसे बच्चे हैं जिनपे सेंसरी इंटीग्रेशन है, वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकते, वहां हमारा बैरियर आ जाता है। तो वो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही कर सकते हैं। तो जो इदारे इस तरह अगर करते भी हैं या पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि ओटी का काम फिजियो से करवाएं, तो वो गलत है क्योंकि वो उनका डोमेन नहीं है।
मगर हाँ दे आर सर्टेन केसेस कि जिसके साथ उसको आपको मिलके काम करना पड़ता है, यानी वहां पे हमें फिजियोथेरेपिस्ट की भी नीड होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की भी नीड होती है, तो वो कोलैबोरेटिवली काम कर रहे होते हैं। इसमें ये नहीं है कि जो ओटी का रोल है वो एक फिजियो कर सके, दिस इज नॉट पॉसिबल। और इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अगर हम्म फिजियोथेरेपिस्ट की बात की जाए तो वो जस्ट एक फिजिकल थेरेपी है ना, लाइक फिजिकल लिमिटेशंस के साथ वो पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को, बच्चों को डील कर रहे हैं। लेकिन जो ऑक्यूपेशन है वो तो एक प्रॉपर होलिस्टिक अप्रोच है। सिवाय रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के, हॉस्पिटल्स के, इनके अलावा भी हम स्कूल सेटिंग्स पे भी काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ आते हैं, डिसलेक्सिया के साथ आते हैं, विजुअल परसेप्शन इश्यूज के साथ आते हैं कि बच्चा सही से जो है वो समझ नहीं पा रहा है, कॉग्निशन वीक है, पुअर है, तो उन सब चीजों पे भी हम काम कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट एक और लोगों को ये भी देखने में आया है, लोग समझते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि ओटी सिर्फ बड़ों के लिए, कुछ समझते हैं कि ओटी सिर्फ बच्चों के लिए, और कुछ ये समझते हैं अगर बच्चों के लिए है तो इसमें सिर्फ खेलना कूदना हो सकता है। तो इस चीज को भी क्लियर कीजिए जरा हमारे लिए। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी ये बताया कि ओटी जो है वो सबके लिए है, इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है कि इस एज के बच्चे के लिए है या इस एज के सिर्फ बड़े के लिए है। ओटी एक होलिस्टिक अप्रोच है, तो वो सबके लिए है। अगर हम बड़ों को देखेंगे तो उसमें फिजिकल लिमिटेशन या स्ट्रोक के साथ कोई हमारे पास आ रहा है, पार्किंसन के साथ हमारे पास आ रहा है, कोई हैंड वीकनेस के साथ आ रहा है हमारे पास, तो उसको हम बड़ों में ये कंडीशन जो है वो डील करते हैं। बच्चों को अगर देखा जाए तो उसमें हमारे पास ऑटिज्म, एडीएचडी, एसपीडी, डाउन सिंड्रोम, सीपी, इन बच्चों को हम डील कर रहे होते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिलेस के साथ बच्चे हमारे पास आ रहे होते हैं, उनको हम डील कर रहे होते हैं। और अगर देखा जाए कि बच्चों को हम एज अ प्ले के थ्रू जो है वो सेशन उनका हो रहा होता है, कंडक्ट तो बिल्कुल ऐसे ही ये हो रहा होता है, बट ये हमारी जो है प्ले बेस्ड थेरेपी होती है, जिसमें ये होता है कि हम प्ले के थ्रू ही बच्चे का फोकस अचीव करवा सके, अटेंशन स्पैन इंक्रीज करवा सके, सिटिंग जो है वो इंक्रीज करवा सकें, और इसके अलावा कमांड फॉलोइंग एनहेंस करवा सकें। तो ये हमारा सिर्फ एक्टिविटी, सिर्फ प्ले नहीं होता, वो एक प्ले बेस्ड जो है अप्रोच है, जिसमें कोई हमारा एक गोल ओरिएंटेड टास्क होता है जो हमने वो अचीव करना होता है। हम्म। अच्छा, एक चीज मुझे ये और बताइए कि जो सेंटर्स भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या जरूरी है कि उनके पास स्पेशलाइज्ड ओटी रूम फैसिलिटी अवेलेबल हो, और इसके लिए जो कुछ खास इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है वो भी हो, या इसके बगैर भी काम चलता जी बिल्कुल, मोस्टली जो है वो सेंसरी इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर रूम जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पास डायग्नोसिस ही ज्यादा आजकल, जैसे कि आपको पता है, विजुअल ऑटिज्म बेस ट्रेनिंग की वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सेंसरी इंटीग्रेशन प्रॉपर रूम ही हमारे पास होना बहुत जरूरी है, उसके अलावा हम काम नहीं कर सकते। इसमें हमारे पास फैब्रिक लाइट्स होती हैं जो बच्चे के अकॉर्डिंग होती है, अगर बच्चा विजुअल स्टिमिंग के साथ आ रहा है, अगर बच्चा ऑडिटरी स्टिमिंग के साथ आ रहा है, अवॉइडर है, तो उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। जैसे अभी हमारा प्रॉपर सेंसरी रूम यहाँ अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास थेरा ब्रश है, जिम बॉल है, वेफिट ब्लैंकेट है, और इसके अलावा थेरेप्यूटिक है, ये सारी चीजें इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैम्पोलिन है, स्विंग्स हैं। तो डिफरेंट टाइप की ये चीजें होती हैं और क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। और सिर्फ ये इक्विपमेंट जो है ऐसे एग्जैक्ट यही नहीं रहते कि आपने बस यही यूज करने हैं, हम क्लाइंट की नीड्स के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई भी करते हैं। यस है? एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट को ऐड करूंगी कि इसमें ये नहीं होता कि आपने एक सेटअप में एक रूम बना लिया और उसमें बेसिक एसेंशियल जैसे ट्रैम्पोलिन, जिम बॉल जो बताया दिख रहे होते हैं, जोमेट्री के स्विंग वगैरह आपने वो प्लेस कर दिए। इट नीड्स कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन, हमें बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग स्पेस को भी मॉडिफाई करना है, मटेरियल को भी मॉडिफाई करना है, फाइन मूवर्स की भी मल्टीपल एक्टिविटीज आती हैं, थेराप्यूटिक की भी टाइप्स आती हैं, बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करते रहनी होती है मुसलसल बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। ओके, एक और, क्योंकि हम मैथ्स और फैक्ट्स को साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो हमारी कोशिश है कि वो क्वेश्चंस एड्रेस कर सकें जो अक्सर पेरेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स पे पूछ भी रहे होते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि हम अभी भी आपने कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है तो मैंने कहा उसको भी एड्रेस कर दिया जाए कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ओटी बहुत ज़्यादा जो है वो हैंड राइटिंग की तरफ ही फोकस रखती है। तो क्या ये लोगों की परसेप्शन ठीक है?
हैंड राइटिंग जो है बेसिकली कोई स्मॉल पार्ट है ओटी का जिसपे हम काम कर रहे होते हैं। अगर बच्चे का इशू भी सिर्फ फाइन मोटर है, हैंड राइटिंग है, तो ऑब्वियसली हम सिर्फ उसी पे ही काम करेंगे। लेकिन अगर बच्चा और सारे उसके साथ और रिलेटेड इश्यूज के साथ आ रहा है तो फिर ओवरऑल हमें बच्चे पे जो है वो काम करना होगा। अभी अगर बात है हैंड राइटिंग की, तो उसपे हमने ग्रिपिंग भी देखनी है, बच्चे की पेंसिल होल्डिंग भी देखनी है, बच्चे का ट्राइपॉड ग्रिप भी देखना है, फिर बच्चे की सेटिंग भी देखनी है, फिर बच्चा फोकस दे रहा है नहीं दे रहा वो भी देखना है। तो ये सारी चीजें कवर करती है ओटी, सिर्फ एग्जैक्ट जो है स्पेसिफिक हैंड राइटिंग के लिए नहीं है। आई थिंक ये इस वजह से भी एक मिसअंडरस्टूड होता है पेरेंट्स को, क्योंकि जब बच्चा एक लिखने के टाइम पे आता है वो उसको प्रॉपरली बैठना भी है, फोकस भी करना है, वो वही बच्चा कर सकता है जिसकी जिसकी सेंसरी रेगुलेशन प्रॉपर हुई हो। तो यानी वो ओटी से ही होकर आ रहा होता है बेसिकली। तो इसलिए पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ओटी तो सिर्फ हमारे इस टास्क के लिए हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। मल्टीपल एरियाज पे ओटी काम कर रहे होते हैं कि एरियाज है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। बहुत सारे बच्चे सेंसरी इश्यूज है निकल चुके होते हैं मगर उनकी डेली लिविंग में उनको हेल्प की नीड होती है, तो वहां होते हैं। फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, बहुत बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। अच्छा, एक चीज जो अक्सर देखने में आई है सोसाइटी में कि बहुत से लोगों इस वजह से ओटी सर्विसेज नहीं लेते कि उनके ख्याल में ये जो चैलेंजेस उनके बच्चे को आ रहे हैं ये जैसे जैसे वो बड़ा होगा ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगे। तो बाद में बहुत से लोग बहुत सा टाइम जाया भी कर देते हैं। तो ये उनका परसेप्शन किस हद तक गलत है और उनको क्या ऐसा करना चाहिए? ये परसेप्शन जो पेरेंट्स से बनाया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स जिनके फैमिली में दादा है या दादी है उनका ये परसेप्शन होता है कि मेरा बच्चा भी इस उम्र में नहीं चला था, तो अगर ये भी नहीं चल रहा तो खैर है, या अगर स्पीच नहीं आई थी तो अगर इनकी भी नहीं आ रही खैर है। तो ये चीजें जो है वक्त के साथ साथ जो है और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन हो और पेरेंट्स इस चीज को देख लें कि ये इशू बच्चे में आ रहा है, तो अर्ली इंटरवेंशन की तरफ पेरेंट्स को जाना चाहिए। क्योंकि जितनी जल्दी अर्ली इंटरवेंशन होगी, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी ही बच्चे में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी और बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर उस टाइम पे जो है ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, थेरेपी नहीं प्रोवाइड की गई बच्चे को, तो फिर बच्चा अपनी एज से पीछे हो जाएगा। यस, आई डू एग्री विद सीरत। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि उनको ये एक्सप्लेन करना समझाना बहुत जरूरी भी है और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं अपने फैमिली से या अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से कि नहीं ये तो हमने भी देखा ही है, ये टाइम हो जाता था, नहीं हम भी बहुत चुलबुले थे। इस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं यूजुअली, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे होते हैं। बट ना पहले जैसा माहौल है, ना पहले जैसी आपकी डाइट है, सब चीजें बदल चुकी हैं, बच्चों की डेवलपमेंट भी बदल चुकी है। तो इट्स वेरी एसेंशियल कि आप जो भी इशू है अगर वो आपके हाथ से निकल चुका है तो आप उसको प्रोफेशनली डील करें और बच्चे का टाइम वेस्ट ना करें। किसी भी बच्चे को आप इस सेंस में उसको मजीद उसके इशू बढ़ाते हैं कि उस बच्चे के साथ भी जाती है, और फिर जब आप थेरेपिस्ट के पास आते हैं वो टाइम वेस्ट करके, तो थेरेपिस्ट को भी वो हार्ड टाइम देता है, बिकॉज उसकी वो चीजें फिक्स हो चुकी होती है, बहुत सारी चीजें उसके साथ अटैच हो चुकी होती हैं, वो एक इशू से 3 इश्यूज बढ़ चुके होते हैं। तो ये बहुत गलत अप्रोच है कि वो वक्त के साथ चीजें सही हो जाएंगी। आपको प्रोफेशन है। एक और चीज जिसमें पेरेंट्स फंसे रहते हैं और क्योंकि उतनी नॉलेज नहीं होती तो वो ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स कैसे एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन को, बैकग्राउंड को, एक्सपीरियंस को कैसे वो देखें, या उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी कोई टिप है कि किस किस अच्छे ओटी के पास वो पहुंच सकें? बिल्कुल, इसकी जरूर हम टिप देंगे। फर्स्ट तो सबसे पहली चीज ये कि देखिए आप वेरिफिकेशन करें कि कोई आपके बच्चे, आप पेरेंट्स हैं, हम एज ए इदारा भी हम सबसे पहले वेरिफिकेशन करते हैं डिग्री। आपके पास डिग्री है या नहीं, बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी कोई डिप्लोमा से नहीं हो जाती, इसकी एक प्रॉपर डिग्री है। 4 ईयर का आपका प्रोग्राम, कुछ 4 का करते हैं, कुछ 5 ईयर्स का होता है, उसके बगैर आपकी डिग्री नहीं है। तो अगर आपके पास डिग्री है दैट मीन्स यू आर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को वेरीफाई ऐसे करें और के बहुत दफा ऐसा होता है कि आपको कुछ थेरेपिस्ट मिलेंगे कि नहीं ये तो इधर भी काम कर चुके हैं, ये तो उधर भी काम कर चुके हैं, बट फॉर अस
बट आई फील कि आप एक्सपीरियंस ऐसे काउंट नहीं करें, आप एक्सपीरियंस ऐसे काउंट करें कि कंसिस्टेंसी कितनी है। बहुत सारे लोग जो है वो डिफरेंट फर्म्स पे काम कर रहे होते हैं, बट वो एक्सपीरियंस 2-3 मंथ्स का होता है और इसीलिए उनके पास कोई एक्सपीरियंस के लेटर्स नहीं होते, या वेरिफिकेशन के लिए आप उनको उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाते कि भाई कितना काम किया, वो इसीलिए वेरीफाई नहीं करते कि वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम पेरेंट्स को इस चीज पे आमादा कर रहे होते हैं कि बच्चे की थेरेपी आप कंटिन्यूएशन पे करवाएं, कंसिस्टेंसी के साथ करवाएं। वो नहीं होगी तो फिर प्रोग्रेस नहीं आती। तो सेम गोज फॉर थेरेपिस्ट, आप ये चेक करें कि आपका थेरेपिस्ट कितना कंसिस्टेंट है, वो किसी इदारे के साथ या वो अपनी खुद की फील्ड के साथ कितना कंसिस्टेंट है। तो ये बहुत मैटर करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच, जो आप प्ले बेस्ड कह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये अल्लाह का शुक्र है जो हमारे थेरेपिस्ट हैं, सीरत हो गई, हमारे पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर जैनब है, वो भी उनकी सबसे अच्छी चीज मुझे इन दोनों की यही लगती है कि ये चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच रखते हैं और बच्चों में इसीलिए इम्प्रूवमेंट आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थेरेपिस्ट आपका एक एक्सपीरियंस हो, ऑथेंटिक हो और डेडिकेशन हो, और उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते। हम्म। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन वो पेरेंट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, वो ये कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी सोसाइटी में पेरेंट्स को अच्छे ओटी तक पहुंचने में एक तो कुछ मिथ्स वगैरह उनके जहन में होते हैं, खुद ही ठीक हो जाएगा, इसके अलावा जब वो इस चीज़ के लिए तैयार होते हैं कि हाँ हम ओटी की सर्विसेज लेनी चाहिए, तो उनको क्या बेसिक मुश्किलात पेश आती हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? आई थिंक फर्स्ट लिमिटेशन तो यही है कि हमारे पास एक तो बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। कराची में तो गिनती के सिर्फ 3 इदारे हैं जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की डिग्री दिलवा रहे हैं बच्चों को। उसके बाद सबसे बड़ी लैकिंग होती है कि जो इदारे खोल भी लेते हैं उनके पास लैक ऑफ अवेलेबल मटेरियल होता है, मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को भी काम करने में मुश्किल फेस होती है। और सबसे बड़ी चीज ये कि पेरेंट्स ढूंढ भी लेते हैं तो वो फिर वही वाली बात है कि कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती। तो ये 3-4 चैलेंजेस हैं जो कि हाँ हम भी देख रहे हैं कि पेरेंट्स में आ रहे होते हैं। उसमें सबसे बड़ी यही है कि रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। एक तो खुद जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है वही इतने कम है गिनती के, और दूसरी चीज ये कि वो मजीद यूनिवर्सिटीज अभी इसमें अप्रोच नहीं कर रही हैं कि वो इसको डिग्री दिलवाएं और मजीद यूनिवर्सिटीज इस चीज को, क्योंकि फील्ड की नीड है। तो अब चाहिए कि मजीद इसमें लोग आए और इस फील्ड को परस्यू करें। और नेक्स्ट दूसरी जो है कि जो भी इदारे थेरेपी स्टार्ट करवा रहे होती तो उनके पास प्रॉपर रूम्स होने चाहिए। यूजुअली एजुकेशन सेटअप में ये लैकिंग आती है कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट को स्पेस चाहिए होती है काम करने के लिए, तो वो वहाँ लैकिंग हो रही होती है। तो वो जब उनको लैकिंग हो रही होती है तो ऑब्वियसली पेरेंट को भी एक अप्रोप्रिएट जगह अपने बच्चे के लिए ओटी ढूंढने में एक चैलेंज आ रहा होता है। आई थिंक हम मिलके ही कर सकते हैं कि इसकी जितनी अवेयरनेस होगी, बिकॉज हम तो खुद ही हम्म कर रहे हैं, पे बच्चों को देख रहे होते हैं, हमें पता है इसकी नीड कितनी है और आगे मजीद 5 साल में कितनी नीड बढ़ जाएगी। तो फिर हम्म दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं, मेडिकल फर्म्स हैं, उनको भी चाहिए कि इसको मजीद अपने पास इंट्रोड्यूस करवाएं, इस कोर्स, इस डिग्री को स्पेसिफिकली इस डोमेन को आगे मजीद बढ़ाएं। जैसे फिजियोथेरेपी भी माशाल्लाह से बहुत सारे इदारे अब करवा ही रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में उसकी जो है वो डिग्री अवेलेबल है। इसी तरीके से ओटी की भी होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम इस चैलेंज को हल कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो जी, इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ हम इस पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने थोड़े से वक्त में काफ़ी चीज़ें या काफ़ी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। वी होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मैं दोबारा आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने वक्त में से मज़ीद वक्त निकाल के जो है ये सेशन किया। और क्योंकि मैं सबको बताता चलूँ कि इनके अपना जो टाइम था सेंटर का वो तो ख़त्म हो चुका है तो हमने उनको मज़ीद रोका है। बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच जी आप दोनों का। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि ओटी से रिलेटेड अगर हम सेशन करें तो हम आपको दोबारा इंगेज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सबका भी जो वीडियो और सेशन देख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।